जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्योतिष के उस गहरे संबंध के बारे में जिससे व्यक्ति की यात्रा फर्श से अर्श पर हो सकती है, यानी खूब ग्रोथ हो सकती है, और इसके विपरीत अर्श से फर्श पर भी हो सकती है, यानी कि आपका पतन भी वो योग दे सकता है। थंबनेल से आप समझ चुके होंगे, आज हम बात करेंगे राशि परिवर्तन के बारे में। इस वीडियो को अंत तक जब आप देखेंगे तो मैं आपको ऐसे 4 सूत्र बताने वाला हूँ जो राशि परिवर्तन के आपके देखने के तरीके में ज़रूर बदलाव लाएंगे। सुनने में बड़ा सरल लगता है, लेकिन फलित करते वक्त एक योग कितनी तरह का फलित दे सकता है, आज इस वीडियो में आप जानेंगे। तो और विलंब नहीं करते हैं, आरंभ करते हैं राशि परिवर्तन की इस रोचक यात्रा को। दोस्तों, ज्योतिष में कई प्रकार के संबंध होते हैं, जैसे दृष्टि संबंध। एक ग्रह दूसरे को देख रहा है, दूसरा ग्रह पहले को देख रहा है, इसे दृष्टि संबंध कहते हैं। एक दूसरे के साथ बैठना, इसे युति कहते हैं, इसे भी बड़ा इम्पोर्टेंस दी जाती है। आपकी राशि में कोई आके बैठ जाए, इसे भी महत्ता दी जाती है। लेकिन सबसे अगर मैं कहूँ कि गूढ़ संबंधों में से एक कोई संबंध है तो वो है राशि परिवर्तन। राशि परिवर्तन क्या है? मैं आपकी राशि में बैठ जाऊं, आप मेरी राशि में बैठ जाएं। देखिए, 9 ग्रह होते हैं, उनमें राहु केतु को छोड़ दिया जाए तो बाकी 7 ग्रहों की अपनी अपनी राशियां होती हैं। सूर्य चंद्रमा की एक एक राशि है, चंद्रमा की कर्क, सूर्य की सिंह, बाकी सभी ग्रहों की 2-2 राशि है। जब ये ग्रह दूसरे किसी की राशि में बैठे हों, उदाहरण के लिए मान लीजिए बुध है, वो वृषभ राशि में यानी शुक्र की राशि में बैठा, और शुक्र मिथुन में आके बैठ जाए जो कि बुध की राशि है, इसे राशि परिवर्तन कहते हैं, एक दूसरे के घर में बैठ जाना। तो सूर्य का राशि परिवर्तन अगर गुरु से हो रहा है, जैसे सूर्य धनु में बैठा हो और गुरु सिंह में बैठ जाए, तो इसे भी सूर्य गुरु का राशि परिवर्तन कहेंगे। मैंने शुरुआत में कहा राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम जानते हैं वो 4 सूत्र क्या है जो आप जब भी कभी राशि परिवर्तन को देखें तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे सरल और पहला जो नियम है वो काफ़ी सरल है, पर उतना ही इफ़ेक्टिव, कि भाव पर ग्रह की अमिट छाप पड़ जाती है जब कभी राशि परिवर्तन हो तो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने पत्रिका रख रहा हूँ। ये वृश्चिक लगन की पत्रिका है। इसमें दशम भाव में सिंह राशि है जिसके स्वामी होते हैं सूर्य भगवान, और इसमें नवम भाव में कर्क राशि है जिसके स्वामी होते हैं चंद्रमा। अब यहाँ पर चंद्रमा सूर्य के घर में और सूर्य चंद्रमा के घर में। अब मैंने जो आपसे कहा कि भाव पर अमिट छाप, उसको ज़रा समझते हैं। देखिए, किसी भाव का जब हम विचार करते हैं तो उस भाव को, उसके लॉर्ड को और उसके कारक को, इन तीनों को देखना इम्पॉर्टेंट है। आप कहिए कि बेसिक रूल है ये कि आप इन तीनों से उस लाइफ के सेक्टर को जज करेंगे। अब जैसे इसी कुंडली में अगर मुझे करियर को जज करना हो तो मैं 10th हाउस पर फोकस करूंगा, 10th लॉर्ड पर फोकस करूंगा, और कर्म का कारक शनि बुध बनते हैं उनको देखूंगा। अब राशि परिवर्तन में क्या होता है, इस कुंडली से समझते हैं। इस कुंडली में 10वें भाव में चंद्रमा बैठा है। हम जानते हैं कि कर्म भाव में जो ग्रह बैठता है उसका प्रभाव मेरे कर्म पर आएगा, क्योंकि भाव को उस ग्रह ने इन्फ्लुएंस कर दिया। अब दूसरा नियम कहता है भावा लॉर्ड को देखो, यानी भाव अधिपति को देखो कि वो कहाँ गया। पता लगा वो भी कर्क में गया जो कि चंद्रमा की राशि है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस पत्रिका में अगर मुझे कर्म का विचार करना है तो मैं चंद्रमा को इग्नोर कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 10th हाउस में बैठा प्लैनेट इंपॉर्टेंट होता है, उसको देखे वगैरह हम आगे नहीं बढ़ सकते। प्लस 10th लॉर्ड जिसकी राशि में बैठा है, दशमेश जिसकी राशि में बैठा है, वो भी चंद्रमा है। तो इस व्यक्ति के कर्म पर चंद्रमा का प्रभाव अमिट रहेगा, डेफिनेटली आएगा। उस इम्पैक्ट को रूल आउट नहीं किया जा सकता।
उसी प्रकार इसी कुंडली में अगर हम देखें और मान लीजिए पिता का विचार करना है, जिसके लिए हम नवम भाव पर ध्यान देते हैं। दक्षिण भारत में नवम भाव से पिता का विचार होता है। पिता के लिए देखूं तो नवम भाव में सूर्य विराजित है, यानी पिता के स्वभाव में सूर्य वाले गुणधर्म आने चाहिए एक। और नवम भाव का स्वामी यानी मून इस कुंडली में वो लियो साइन में है, वो सूर्य की राशि में है, यानी भाव पर भी सूर्य का प्रभाव आया, भाव के स्वामी पर भी सूर्य का प्रभाव आया, क्योंकि वो सूर्य की राशि में बैठा है। इस वजह से अगर इस कुंडली में मुझे इसके पिता के बारे में चर्चा करनी हो तो मैं कहूँगा कि वो पिता, इनके पिता रौबदार सूर्य जैसी पर्सनैलिटी, घर के जो आप कहिए कि फोकल पॉइंट, सारे जो आसपास के लोग हैं इनके इर्द गिर्द घूमते हो, उस तरह का स्वभाव इनके पिता का होना चाहिए। और अगर इस जातक के काम के बारे में बात आए तो हम कहेंगे चंद्रमा प्रधान कर्म इसके लिए अच्छे हैं, जो कि जल से जुड़ा हो सकता है, जो कि लोगों की पब्लिक डीलिंग से जुड़ा हो सकता है, रोज़ अलग अलग लोगों से मिलना, ठीक है, सहानुभूति से जुड़ा हो सकता है। ये जातक एनजीओ में भी काम करते हैं जिनकी कुंडली आप देख रहे हैं। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि कर्म भाव पर धर्म भाव का पूर्ण प्रभाव आ रहा है, तो एथिक्स यानी कि दूसरे का बुरा ना करना, दूसरे के बारे में, उसके कल्याण के बारे में सोचना, उस तरह की चीज़ें भी जातक में ज़्यादा होने के योग है। तो ये एनजीओ में भी काम करते हैं, पब्लिक डीलिंग में काम करते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर ये काम कर रहे हैं, और मोस्टली इनकी जो जॉब रहती है वो पब्लिक डीलिंग वाली रहती है और लोगों की भावनाओं से जुड़ा काम करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जब कभी भी आप राशि परिवर्तन देखेंगे, आप देखेंगे कि जिस भाव का स्वामी किसी दूसरे भाव में गया है उसका लॉर्ड कौन है, और उसके नेचुरल सिग्निफिकेशन को ज़रूर लगाएंगे। जैसे ये अब मैं आपके सामने एक और एग्जाम्पल चार्ट रख रहा हूँ। ये पत्रिका मकर लगन की है। चौथे भाव का स्वामी इस कुंडली में मंगल बनता है और पंचम का स्वामी शुक्र बनता है। इस कुंडली में अगर हम देखें तो चौथे भाव में पंचम भाव का स्वामी शुक्र विराजित है और चौथे का स्वामी मंगल शुक्र की राशि में बैठा है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर इस जातिका की कुंडली में देख रहा हूँ और मुझे उससे पूछा जाए कि इसकी प्रॉपर्टी, इसका घर कैसा होगा, तो मैं कहूँगा शुक्र के प्रभाव से युक्त होगा, यानी लैविश होगा। घर में सभी सुविधाएं होनी चाहिए, शुक्र प्रधानता दिखेगी, बेडरूम अच्छा बना होगा, साफ सुथरा रहने के योग बनते हैं। क्यों? क्योंकि चतुर्थ भाव में शुक्र बैठा है एक, और चौथे का स्वामी भी शुक्र की राशि में है दो, तो इस वजह से इसके ऊपर पूर्णतया शुक्र का प्रभाव मकान पर दिखेगा, वाहन पर दिखेगा, माँ पर दिखेगा। अब इसी पत्रिका में मुझसे पूछा जाए कि इसकी संतान के बारे में आपके क्या विचार हैं, तो हम कहेंगे संतान भाव में मंगल बैठा है और पांचवे का स्वामी मंगल की राशि में बैठा है। इसका अर्थ ये हुआ कि मेरी संतान के ऊपर मंगल का प्रभाव पूर्ण रूप से रहेगा, यानी वो क्रोधी हो सकता है, वो एग्रेसिव हो सकता है, वो एनर्जी लेवल उसमें हाई रहेगा। इस तरह का फलित हमें करना होगा। तो पहली चीज़, जब भी दो ग्रहों का राशि परिवर्तन हो उसके नैसर्गिक गुणों को एक दूसरे के ऊपर लगाना अनिवार्य है, ऑप्शनल नहीं है, करना ही होगा, तभी फलित सही होगा। इसके बाद अब आते हैं हम दूसरे प्रिंसिपल पर। दोस्तों, आपको याद होगा भारत में जब भी जुड़वा बच्चों की फिल्में बनती थी तो उसमें क्या दिखाते थे कि एक को अगर पीड़ा पहुंचाई जाए तो दूसरा वहां पर तड़पता था, चाहे वो राम और श्याम हो, चाहे वो जुड़वा हो सलमान खान वाली, या और भी कई सारी इसी चालबाज हो। तो इन सब मूवीज़ में हम देखते थे कि अगर एक को पीटो तो दूसरे के ऊपर उस पीड़ा का प्रभाव आता है। उसी प्रकार जब राशि परिवर्तन होता है तो जब एक घर एक्टिवेट होता है, एक घर का फल मिलता है, तो उसके साथ दूसरे घर का फल भी साथ साथ में प्राप्त हो जाता है। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ ये है कि अलग अलग भावों से अलग अलग चीज़ों का विचार होता है। चौथे भाव से मकान खरीदने का विचार होता है, सप्तम से शादी का विचार होता है, दशम से करियर स्टार्ट होने का विचार होता है। यहाँ हम भावों से अलग अलग लाइफ के सेक्टर नहीं देख रहे, इवेंट देख रहे हैं कि कौन सी इवेंट कब होगी। तो फोर्थ हाउस इंडिकेट करता है सेल और परचेज ऑफ हाउसेज और व्हीकल,
सेवन्थ हाउस इंडिकेट करता है मैरिज एंड बिजनेस पार्टनरशिप, 10th हाउस करियर का स्टार्ट होना, 8th हाउस डाउनफॉल, किसी का छूटना। ऐसे करके अलग अलग भावों से अलग अलग इवेंट का विचार किया जाता है। अब जिन दो भावों में राशि परिवर्तन हो, उनमें से एक भाव की घटना जब घटित होगी तो दूसरा भाव भी साथ साथ घटित होना चालू हो जाएगा, उसी उसी दौरान घटित होना चालू हो जाएगा। जैसे पहले चार्ट में जिसमें हमने देखा था कि नवे घर का स्वामी 10वें में और 10वें का स्वामी नवम में है, तो हम क्या कहते कि जैसे ही इसकी नौकरी लगी होगी, जैसे ही इसने काम करना चालू किया होगा, इसके भाग्योन्नति के योग बन जाएंगे, क्योंकि दशम और नवम का राशि परिवर्तन है। उसी प्रकार जैसे अभी दूसरी कुंडली हमने देखी, उसमें चौथे का स्वामी पंचम में और पंचम का स्वामी चौथे में था, तो जब संतान प्राप्त हुई थी उस दौरान घर पर कोई कार्य चल रहा था क्या, कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, कोई वाहन खरीदा था क्या, घर की रेनोवेशन हो रही थी क्या। आप देखेंगे कि ये चीज़ें आपको बहुत सटीक मिलेंगी कि जब एक घटना घटित हुई उसके कुछ ही महीनों के अंदर दूसरी घटना उसके पीछे पीछे आ रही थी। जैसे 7वें और अष्टम का अगर राशि परिवर्तन है तो विवाह के उपरांत, विवाह के आसपास कोई अप्रिय घटना भी साथ घटित होने के योग बनेंगे। 7वें और छठे का है तो विवाह के आसपास बीमार पड़ने का योग या विवाह के लिए ही कर्जा लेने का योग, जो छठे घर से हम देखते हैं, उसके योग बन जाते हैं कि इसको एक्टिवेट करो तो साथ में फ्री 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 करके दूसरा भाव भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये दूसरा नियम है कि जब कभी दो ग्रहों का राशि परिवर्तन हो तो देखो एक के साथ दूसरा कनेक्ट हो रहा है और उस दौरान वो फलित दे पाएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरे पर बात करते हैं। दोस्तों, जैसे इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि राशि परिवर्तन एक प्रकार का संबंध है। संबंध है तो यानी दोनों ग्रह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसको आप युति की तरह भी देखें। मैं यूँ कहूँगा कि युति से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परिणाम राशि परिवर्तन में मिलता है। तो जब दो ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं तो एक दूसरे के गुणधर्म को ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर शुक्र का बुध से राशि परिवर्तन है तो भोग और विवेक का राशि परिवर्तन हो रहा है। मतलब शुक्र और बुध, शुक्र वैभव है, सुख है, भोग है, बुध आपकी मानसिकता है, आपकी सोच है, आपका विवेक है। तो अगर बुध और शुक्र का राशि परिवर्तन है तो हम कहेंगे कि जातक भोग में लिप्त रहने की रुचि उसकी ज़्यादा रहेगी, चाहेगा कि मेरे पास सभी सुख साधन हो, इस तरह के गुणधर्म ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार अगर मंगल और शनि का राशि परिवर्तन है तो हम कहेंगे कर्ता, मंगल कौन है? कर्ता का भाव। शनि कौन है? कर्म का कारक। ऐसे में शनि मंगल का राशि परिवर्तन जातक को मेहनती बनाता है, वर्क ओरिएंटेड सोच देता है। यहाँ मैं भाव को नहीं ले रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर भाव पर ध्यान भी नहीं दिया कि कुंडली में मंगल की राशि कहाँ है, दूसरी राशि कहाँ है, किनके बीच राशि परिवर्तन हो रहा है। हम केवल ये कह रहे हैं कि अगर मंगल और शनि, क्षमा कीजिएगा, अगर अपने घर बदल लेते हैं तो जो उसके नैसर्गिक गुण है, मंगल का जो नैसर्गिक गुण है, उस पर शनि का प्रभाव आएगा ही आएगा। और अगर वो भाव भी 10वां हो जाए, लगन हो जाए, तो फिर तो क्या कहने, फिर तो वो पूर्ण परिणाम देगा। तो दो ग्रहों के राशि परिवर्तन करते वक्त आप ये देखें कि ये दोनों ग्रह नैसर्गिक रूप से किन चीज़ों को इंडिकेट करते हैं और उनमें भी आप एक्सचेंज की वजह से लाभ देखेंगे, फ़ायदा देखेंगे। यहाँ पर एक बात और समझिएगा, इसको चौथा पॉइंट भी आप कह सकते हैं समझने के लिए, फिर मैं इसको डिटेल में चार्ट के माध्यम से समझाऊंगा। देखिए, इस योग को हम क्या कहते हैं? राशि परिवर्तन। सही है ना? आज के वीडियो का टाइटल ही राशि परिवर्तन है। राशि परिवर्तन यानी दो राशियों के स्वामी एक दूसरे के घर में। अब वो दो राशियां काल पुरुष के दो अलग अलग भावों में आएंगी। एग्जाम्पल के लिए अगर कुंभ राशि का मीन राशि से राशि परिवर्तन हो, ध्यान से सुनना, मैं यहाँ गुरु शनि का राशि परिवर्तन नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कुंभ राशि का स्वामी का मीन राशि के स्वामी से एक्सचेंज हो जाए तो क्या होगा? अब काल पुरुष की कुंडली में 11वीं राशि लाभ को दिखाती है, 12वीं राशि व्यय को दिखाती है।
अगर किसी की कुंडली में कुंभ और मीन का राशि परिवर्तन है, यानी गुरु शनि कुंभ और मीन के थ्रू ये एक्सचेंज कर रहे हैं, यू विल सी कि भैया उसने पैसे जब भी उसने कमाई की होगी, उसने वो पैसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके या विदेश के द्वारा उसकी ग्रोथ होने के योग बनेंगे। मैं समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 12वां घर खर्चे का है। अब ऐसे में क्या होता है, मैंने कमाया, मेरे पास पैसा आया, मैंने सोचा अब इसको कहाँ, मतलब खर्च वो हो जाएंगे, मेरे हाथ में नहीं रहेंगे, क्योंकि 11वें का स्वामी 12वें, 12वें का काल पुरुष की कुंडली के 11वें 12वें का एक्सचेंज है। तो ऐसे में क्या होता है, एफडी, आरडी, एसआईपी, चिट फंड, इस तरह की जो चीज़ें होती है जिसमें आप अभी खर्चा किए जा रहे हो और बाद में वो रिटर्न में आपको मिलेगा, उसके योग बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार अगर 9वें राशि और 10वीं राशि का स्वामी का राशि परिवर्तन हो, यानी धनु और मकर का, तो हालांकि यहाँ पर गुरु नीच के हो जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद आपको ये कहना होगा कि जातक गलत काम कर नहीं सकता। क्या करे, जातक के स्वभाव में कुकर्म करना है ही नहीं, उसको जैसे ही कुछ ऐसा गलत कर्म होता है हाथ पैर फूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की 10वीं राशि का स्वामी काल पुरुष की 9वीं राशि या 9वें भाव में गया और 9वें भाव का स्वामी काल पुरुष की 10वीं भाव में आया। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम ना कुंडली में जिन भावों के वो लॉर्ड है उनको तो कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि वो राशियाँ अपने आप में क्या इंडिकेट कर रही हैं। इसी के साथ एक बात और समझिएगा, देखिए हर ग्रह की, अधिकतर ग्रहों की, सूर्य चंद्रमा को छोड़ दे तो दो दो राशियाँ हैं। परमात्मा ने आपको वही 2 राशियों का एक्सचेंज क्यों दिया? एग्जाम्पल के लिए राशि परिवर्तन वृषभ और मिथुन के स्वामी का भी हो सकता था, जिसे हम शुक्र बुध का राशि परिवर्तन कहेंगे, और कन्या तुला का भी हो सकता है, उसको भी शुक्र बुध का राशि परिवर्तन कहेंगे। पर आपको यही क्यों मिला? दोनों राशि में से वही राशि क्यों आई? उसका कारण है, आप देखिए कि वो मेरी किस भाव को इंडिकेट, काल पुरुष के किस भाव को इंडिकेट कर रही है। उसके आधार पर अगर हम फलित करेंगे तो फलित ज़्यादा सटीक होगा। ये कुंडली धनु लगन की है। अब इसमें हम तीनों चारों प्रिंसिपल को एक साथ अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। धनु लगन का स्वामी बृहस्पति बनता है, जो इस कुंडली में 7वें भाव में है। 7वां अधिपति इस कुंडली में बुध बनता है, जो कि लगन में विराजित है। अब मान लीजिए पत्रिका आती है, आपसे पूछा जाए या हमसे पूछा जाए कि साहब ये कुंडली है, मुझे बताइए मेरा मूल स्वभाव कैसा होगा, मेरा आचरण कैसा होगा। अब ज़रा ध्यान से समझिएगा, क्या हम इस कुंडली को देखकर ये कह सकते हैं कि आपका लग्नेश बुध की राशि में गया है? तो उत्तर है हाँ, वो बुध की राशि में बैठा है, तो टिक लग जाएगा। क्या हम इस कुंडली में ये कह सकते हैं कि बुध आपके लगन में आके बैठा है? तो वो भी टिक लग जाएगा। तो इस कुंडली को देखते हुए इस जातक को ये कहा जाएगा कि आप में बुध तत्व की प्रधानता है, यानी आप मरकरी जैसा व्यवहार करेंगे, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होगा, आपका इंटेलेक्ट अच्छा होगा, आप उम्र से कम लगेंगे, यानी उम्र दराज कम लगेंगे, यंग दिखेंगे। इस तरह के फीचर्स आप में आने चाहिए। ठीक है, आपका धनु लगन है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद गुरु है लग्नेश, तो कहने को तो ये था धनु लगन वाला है, गुरु का प्रभाव होना चाहिए, थोड़ा सा शरीर हृष्ट पुष्ट होना चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं नहीं भाई साहब, यहाँ राशि परिवर्तन हुआ है, यहाँ बुध पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे लगन से संबंधित चीज़ों के लिए। उसी प्रकार इसी कुंडली में पूछा जाए भाई मेरी जीवन साथी कैसी होगी या कैसा होगा, तो कैसे देखेंगे? तो हम यही प्रिंसिपल ऐसे बोलेंगे, 7वें भाव में गुरु बैठा है, 7वें का स्वामी बुध गुरु की धनु राशि में बैठा है, अतः आपके जीवन साथी में गुरु की प्रधानता रहेगी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहेगी, उसका आचरण गुरु जैसा होगा, काउंसलर, कंसल्टेंट, इस तरह के जो स्वभाव होता है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये आपके पार्टनर पर लगेगा, आप पर नहीं। बंदा के साहब धनु लगन तो मेरा है, लग्नेश तो मेरे लगन का स्वामी मेरे लगन को देख रहा है, तो मेरे लिए क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर राशि परिवर्तन हो गया है। अगर राशि परिवर्तन नहीं हुआ होता, बुध लगन में नहीं होता, केवल लग्नेश 7वें में बैठ के लगन को देख रहा होता, तो हम कह सकते थे कि आप में गुरु का प्रभाव ज़्यादा आएगा। अब आप में बुध का प्रभाव ज़्यादा आएगा। आशा करता हूँ कि आप ये समझ पा रहे हो। ज़रूर बताइएगा कि कितना क्लियर हुआ ये पॉइंट कमेंट सेक्शन में। बाद में पढ़कर आनंद आता है कि जो मैं समझाना चाह रहा था वो कितना पहुँच पाया, कितना नहीं, तो जानकर अच्छा लगता है। आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने क्या कहा
काल पुरुष की नवी राशि का स्वामी, ध्यान से सुनिएगा आप, सेकंड प्रिंसिपल पर जो लास्ट में मैंने बताया था, काल पुरुष की नवी राशि का स्वामी या काल पुरुष के नवे भाव का स्वामी काल पुरुष के तीसरे भाव से एक्सचेंज करता है। मिथुन राशि काल पुरुष के तीसरे भाव में आती है, धनु राशि काल पुरुष के नवे भाव में आती है। तो नाइन्थ और थर्ड हाउस का, नाइन्थ काल पुरुष के कुंडली के हिसाब से उनका एक्सचेंज है। अब इस एक्सचेंज का क्या अर्थ हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप भाग्योन्नति चाहते हैं तो कृपया करके ट्रैवल करें, कम्युनिकेशन स्किल पर काम करें, बाहर निकले, मित्रों से सहयोग लें, मित्रों के साथ जुड़ें, तो आपकी भाग्य उन्नति की संभावना प्रबल हो जाएगी। यहाँ पर हमने राशियों पर ध्यान दिया। इसके बाद अब हम बात करते हैं ग्रह कौन है। गुरु और बुध का राशि परिवर्तन है। गुरु ज्ञान है, बुध बुद्धि है। बुद्धि और ज्ञान के बीच अगर राशि परिवर्तन हो रहा है तो ये आपकी बौद्धिक क्षमता को भी बहुत अच्छा दिखाता है। ये दिखाता है कि ये व्यक्ति ज्ञानवान होगा, नॉलेजेबल होगा, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस अच्छा नज़र आएगा। इस तरह हम इसको देखेंगे। और चौथा पॉइंट, लग्नेश सप्तमेश का राशि परिवर्तन है। महाराज इस पर तो चर्चा ही नहीं हुई। तो लगन का मालिक सप्तम में और सप्तम का मालिक लगन में। अब ऐसे में ये दोनों का साथ लंबा चलने के योग को प्रबलता मिलती है। लग्नेश सप्तम में, सप्तमेश लगन में, यानी वैवाहिक जीवन की जो अवधि है वो लंबी रहेगी। एक दूसरे का साथ आपको लंबा मिलेगा। चाहकर भी एक दूसरे को नहीं छोड़ पाओगे। यहाँ लगन में मल्टीपल प्लैनेट है, आप देख रहे होंगे, उसका प्रभाव ज़रूर आएगा, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। बट राशि परिवर्तन एक अकाट्य संबंध की तरह है जो थ्रू आउट लाइफ आपके साथ चलता रहेगा। तो अब आपके लिए मैं कुंडली छोड़े जा रहा हूँ जो भी आपकी स्क्रीन पर है। इस पर यही नियम आप लगाएं और कृपया करके कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस कुंडली में आप इन्हीं प्रिंसिपल्स को कैसे देखते हैं। ये भी ज़रूर बताइएगा कि ये 4 सूत्र, हालांकि राशि परिवर्तन काफ़ी पॉपुलर टर्म है, आपने बहुत सुना होगा। क्या ये जो 4 आज आपने बातें सुनी आप इसी तरह देखते थे या कुछ थोड़ा ज्ञानवर्धन तो हुआ है? अगर हाँ तो ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगेगा आपकी बात जानकर। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम और भी चर्चा करेंगे। ये विषय काफ़ी गूढ़ है। मैंने पहले भी कहा था कि राशि परिवर्तन एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता। उसको कवर करने के लिए एक पूरी सीरीज़ होनी चाहिए। तो वो सीरीज़ के अगले आने वाले भाग आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपसे ये भी चाहूँगा, पिछले लाइव सेशन में भी मैंने देखा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने राशि परिवर्तन पर कई सवाल पूछे। कृपया करके आप भी यहाँ ज़रूर पूछिएगा, जिससे हमें अगले वीडियोस में उन सवालों को लेने का या उनसे जुड़े सवालों को, सिमिलर क्वेश्चंस को लेने का मौका भी मिले, हमें समझ में भी आए कि कहाँ कहाँ परेशानी आती है इस योग को देखने में। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल। इस पर आपको लगभग 700 वीडियोज़ मिल जाएंगे ज्योतिष संबंधित। तो कुछ नया सीखने को मिल सकता है। अपना ध्यान रखिए, जल्दी मिलते हैं। जय श्री राम।